मेरे परिवार में सब पढ़े लिखे हैं और सभी नौकरियां करते हैं। मेरी मम्मी भी अपनी नौकरी के चलते बहुत बिजी रहती थी। उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। आजकल तो हर एक एरिया में अच्छे अच्छे स्कूल हैं। उस समय तो एक ही स्कूल था। जाने माने स्कूल में मेरा दाखिला दिलवाया था। दोनों ही बड़े खुले विचारों और आधुनिक सोच वाले थे। मैं पढ़ने में बहुत तेज और ऑलराउंडर थी। पढ़ने के साथ एक्टिंग व संगीत में भी मैं माहिर थी। मम्मी को गाने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने स्कूल के बाद गायन क्लास में भी एडमिशन दिलवाया। पापा मेरी किसी भी बात को मना नहीं करते थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तब स्कूल के सभी प्रोग्राम में मैं भाग लेती थी। क्या नाटक, क्या वाद विवाद और क्या गाना बजाना, सभी में मैंने पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। मैं टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट में से एक थी। स्कूल के बाद मैं कॉलेज में आई। मैंने नाटकों और लगभग सभी एक्टिविटीज़ में भाग लिया। कॉलेज के शिक्षकों ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मेरी मम्मी आकाशवाणी में प्रोग्राम देती थी। मैं भी उनके साथ बच्चों के प्रोग्राम में भाग लेती थी। बड़ी होने पर वहाँ पर मुझे दूसरे प्रोग्राम में लेने लगे। मैं कंपेयरिंग करने लगी। थोड़े दिनों बाद तो जयपुर शहर में दूरदर्शन भी खुल गया था। मुझे वहाँ भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आकाशवाणी में न्यूज़ रीडर में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने पढ़ाई के साथ साथ दूरदर्शन में भी न्यूज़ रीडर और ड्रामा आर्टिस्ट के लिए इंटरव्यू दिया। दोनों में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। मम्मी पापा बड़े खुश हो गए। मैं तो खुश थी ही, क्योंकि मेरी मनोकामनाएं जो पूरी हो गई थी। सब ठीक ठाक चल रहा था। मेरी मम्मी को शादी की चिंता होने लगी। इसी समय मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। उनकी आंखों से कम दिखाई देने लगा। जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया तो वह बिगड़ गया। पापा डिप्रेशन में आ गए थे, अतः उनका बाहर आना जाना कम हो गया। अब तो मम्मी को मेरी बहुत चिंता सताने लगी कि बेटी की शादी कैसे होगी। जैसे ही मेरे एमए प्रीवियस का रिजल्ट आया तो मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई। अब तो मेरी मम्मी ज़्यादा ही शोर मचाने लगी। अभी से देखना शुरू करेंगे तो तभी लड़का मिलेगा, ढूंढने में भी 2 साल लगेंगे। ऐसा वे हर एक से कहती रहती। पता नहीं पापा के डिप्रेशन से उन्हें भी डिप्रेशन हो गया, जिसे मैं पहचान नहीं पाई। मुझ में कोई कमी तो थी नहीं, शक्ल सूरत भी मेरी अच्छी थी। पढ़ाई के साथ साथ लगभग हर एक्टिविटीज़ में मैं भी आगे ही थी। इसके अलावा मम्मी ने मुझे घर के कामों में भी निपुण बना दिया था। ननिहाल वालों ने एक लड़का बताया जो लेक्चरर था, पर उनकी फैमिली बहुत बैकवर्ड थी। पापा उसे बड़े परेशान होकर देखने गए। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। मम्मी को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे कहने लगी, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, कॉलेज में लेक्चरर है और क्या चाहिए। वे कई दिनों तक नाराज रहीं। तब पापा बोले, लड़का इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ नहीं है, छोटी छोटी जगहों पर उसकी पोस्टिंग होगी, बेटी निधि को तकलीफ होगी। खैर मेरी तक तो बात पहुंची नहीं, वहीं समाप्त हो गई। अब किसी ने मम्मी को बता दिया कि एक लड़का सरकारी कॉलेज में लेक्चरर है। पापा मम्मी दोनों देखने गए। लड़का सचमुच अच्छा था, देखने में भी और योग्यता में भी, पर वे लोग बहुत ही बैकवर्ड थे। मेरे पापा को यह सब बातें पसंद नहीं आईं, पर मम्मी मेरी तो पीछे ही पड़ गई। लड़का पढ़ा लिखा है, बाहर जाकर तेज हो जाएगा, उदाहरण देकर समझाने लगी। मेरे पापा बोले, ठीक है शादी कर लेते हैं, पर लड़की को एमए पास कर लेने दो। लड़के के पापा अड़ गए, नहीं 1 महीने के अंदर ही शादी होगी, नहीं तो यह शादी नहीं होगी। पापा तो हरगिज़ तैयार नहीं थे। उनको लगा दाल में कुछ काला है, पर मम्मी तो पीछे ही पड़ गई। लड़के वाले हैं, उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। वे कह रहे हैं कि हम उसे पढ़ने के लिए नहीं रोकेंगे, फिर क्या बात है। मुझे भी लड़का पसंद तो आया था, पर घर परिवार से मैं संतुष्ट नहीं थी। मम्मी ने अपने पीहर वालों को भी इस बारे में बताया। मामा जी और नानी जी भी आ गए। लड़का देखकर मामा जी ने कहा, यह तो हीरा है, ऐसे लड़की को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तब पापा बोले, देखिए वे लोग बैकवर्ड लोग हैं, हमारी बिटिया निधि आधुनिक विचारों की है, उसे यह सब पसंद नहीं। मम्मी बोली, अरे लड़का नामी कॉलेज में पढ़ा हुआ है, अभी तो माँ बाप के कहे पर है, पर बाद में वह भी बदल जाएगा। आप भी तो गांव के थे ना, अब कैसे बदल गए। मेरे घर में सभी खुले विचारों के थे। आपकी बहन के घर में तो ऐसा ही वातावरण था,
पर सब बच्चे पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ गए हैं और सब बदल गए हैं। मनीष भी बदल जाएगा। मामा और नानी के बहुत कहने पर पापा ने परेशान होकर हाँ कह दिया, पर उन्होंने कहा कि 1 महीने में मैं तैयारी नहीं कर सकता। अजी हम लोग हैं ना, हम लोग कर लेंगे। पापा को मजबूरी में मानना पड़ा। शादी की तारीख तय कर दी गई, तैयारियां शुरू हो गई। मैं बात को ठीक से समझ नहीं पाई क्योंकि मैं तब सिर्फ 20 साल की थी। मुझे सोचने समझने का समय नहीं दिया गया। एक दिन जब सगाई की अंगूठी के लिए हम बाजार गए तो वे लोग भी आ गए। जब मेरी बात मनीष से हुई तब मैं समझ चुकी थी कि घर के सभी लोगों की सोच एक जैसी है और सबके सब बैकवर्ड और रूढ़िवादी हैं। तब तक पापा भी समझ चुके थे। वहाँ से वापस आकर जब मैंने शादी के लिए मना किया तो सारे रिश्तेदार जो घर पर आ चुके थे उन लोगों ने कहा, इसमें तो बचपना है, कार्ड छप चुका है, खाने पीने का एडवांस दे चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी बदनामी होगी, यह शादी तो करनी ही होगी। मेरे मन में आया कि मैं भाग जाऊं, पर पापा के बारे में सोचकर ऐसा ना कर सकी। 2-3 दिनों बाद पता चला कि होने वाले ससुर जी का व्यवहार भी बड़ा अजीब है। पापा से कुछ बात हुई थी और तब से वे खासा परेशान हुए थे। घर के बुजुर्गों ने पापा को समझा दिया, शादी में ऐसी बातें होती रहती हैं, उस पर ध्यान मत दो। मेरा मन बहुत ही आहत हुआ, मैं तो रोने लगी। तू हमसे ज़्यादा समझती है क्या? समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, मामा नाना कहने लगे। मम्मी को अपने पीहर वालों पर बहुत भरोसा था। उन्हें लगा कि वे कह रहे हैं तो सब ठीक ही हो जाएगा। शादी हो गई। शादी भी लड़के वालों ने अपने घर से नहीं की, एक धर्मशाला से की। पापा बोले, इसमें भी कोई राज तो है जो वे लोग छुपा रहे हैं, वरना अपनी बहू का गृह प्रवेश अपने घर में करते हैं, कोई धर्मशाला में नहीं। निधि, तुम घूंघट करोगी। यह हिदायत पहले दिन ही मैं सुन चुकी थी। जयपुर शहर की बात है, गलती से भी थोड़ा सिर दिखता तो ससुर जी देवर से कहते, जा भाभी का घूंघट खींच ले। मुझे बहुत बुरा लगता, पर मैं खून के घुट पीकर रह जाती। एक दिन तो मुझसे रहा नहीं गया। पापा जी, आप तो कुछ भी पहनकर बहू बेटियों के सामने घूमते हो। मेरे सिर ने ऐसा क्या कर दिया जो उसे ढकने की ज़रूरत है? ससुर जी ने इसे अपना इंसल्ट तो माना, पर मुझे घूंघट पर छूट नहीं दी। एक दिन मेरे साथ पढ़ने वाली एक सहेली वहाँ आई, जहाँ मैं और मेरे ससुराल वाले किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए। वहाँ सब औरतें कह रही थी कि नई बहू है, बहुत सुंदर है, इंग्लिश स्कूल से पढ़ी हुई है, अंग्रेजी में एमए कर रही है। उस लड़की ने उत्सुकतावश मेरा घूंघट हटाकर मुझे देखा तो हैरान रह गई। अरे निधि, तेरी शादी कब हुई? तूने हमें क्यों नहीं बुलाया? तूने तो बताया भी नहीं। तुम तो कहती थी कि तुम्हारी फैमिली बहुत आधुनिक सोच वाली है और पापा दकियानूसी सोच वाले लोगों से शादी नहीं करेंगे, मगर तू यहाँ कैसे फंस गई? ये लोग तो बहुत ही बैकवर्ड हैं। उसका इतना कहना था कि मेरा रोना फट पड़ा। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से रोका। वह सहेली मेरे साथ ही मेरे ससुराल भी आ गई। जब उसने मेरे घर की हालत देखी तो बोली, निधि, तू तो सचमुच में फंस गई। उसका इतना कहना था कि मुझे बहुत तेज रोना आया। दूसरे दिन जब मैं अपने पीहर आई तो बुरी तरह रोई। मम्मी कहने लगी, बेटी सहन करो, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। तब मैंने कहा, मुझे छत पर जाने नहीं देते। सब लोग कपड़े छत पर सुखाते हैं और मुझे कहते हैं कि अपने देवर को दे दो, वह सुखा देगा। मम्मी बताओ, तो अपने कपड़े अपने जवान देवर को कैसे देती फैलाने? मेरे सास ससुर कहते हैं कि अब तेरा घर यही है, अब तू पीहर नहीं जाएगी। बहुत रह लिया पीहर में। मेरी मम्मी सुनकर बहुत रोई। मेरे मम्मी पापा मुझे जान से भी ज़्यादा चाहते थे। पापा तो मुझे निधि भी नहीं बुलाते, निधि जी कहते थे। उन्होंने हमेशा मुझे प्रेम, प्यार और इज्जत से रखा। जब मैं पीहर आती तो मेरे ससुर मेरे पर्स की तलाशी लेते और कहते कि हमारे घर से क्या ले जा रही हो? उनके घर में कुछ भी नहीं था जो मैं साथ ले जाती, और ले भी क्यों जाती, क्योंकि पीहर में कोई कमी नहीं थी। एक दिन तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। जैसे ही उन्होंने कहा कि पर्स दो तो मैंने कह दिया, पापा जी, आप तो बहू से घूंघट करवाते हो, फिर आप कैसे बहू के पर्स को खोलकर देख सकते हो? हमें अपने पर्स में बहुत कुछ पर्सनल चीज़ रखना पड़ता है। हम आपको दिखाएं। सास अनपढ़ थी, उनको कुछ समझ में नहीं आता।
वह भी ससुर से उल्टा चुगली करती थी। ससुर जी हमेशा लड़ने को तैयार रहते थे। इस बीच ऐसा हुआ कि मेरे दूर के मामा जी जो जयपुर में ही रहते थे, मेरे ससुर जी उनके ऑफिस में पहुंच गए। उनसे बोले, आपकी भांजी देवरों के कपड़े तक नहीं धोती। मामा जी भौचक्के रह गए। मामा जी ने सिर्फ इतना कहा, छोटी बात को बड़ा मत कीजिए साहब, अभी तो वो ना समझ ही हैं। घर में लाड प्यार से पली बड़ी बच्ची हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शाम को मामा जी घर आए। उन्होंने पूछा, बिटिया निधि कैसी है? बहुत बढ़िया, मम्मी बोली। पापा से पूछा, उनका भी यही जवाब था। तब वे बोले, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो जब आपसे पूछता हूँ कि निधि कैसी है, सब बढ़िया कहते हो। आज निधि के ससुर जी मेरे ऑफिस आए। वे जो कुछ भी कह रहे थे बहुत अच्छा नहीं था। आप क्यों छिपा रहे हो? अब फटने की बारी पापा की थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लोग बेकार आदमी हैं। आपकी बहन मानी नहीं और अपनी जिद पर अड़ी रही। आज मेरी लड़की तकलीफ में है, अब हम क्या कर सकते हैं? एक लड़की 12 लोगों का खाना बनाती है और उससे उम्मीद की जाती है कि पूरे घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा वही लगाए, पूरे घर वालों के कपड़े धोए, देवरों को पढ़ाए। ससुर अफसर तो थे, साथ में पत्नी के नाम से इंश्योरेंस का काम भी करते थे। पत्नी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, अतः उसका काम भी निधि से कराना चाहते हैं। इसके अलावा उसको कॉलेज भी जाना पड़ता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। मेरी मम्मी परेशान होती और कहती, मैं बात करूं? पापा कहते, ऐसे तो संबंध बिगड़ जाएगा। हर बात की तुम्हें जल्दी ही पड़ी रहती है। शादी की भी जल्दी थी, अब बात करने की भी जल्दी है। और लोगों ने भी मम्मी को समझाया कि जल्दीबाजी मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इतने में मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी तबीयत खराब रहने लगी। ऊपर से पढ़ाई और काम करना बहुत मुश्किल हो गया। पीहर वालों की प्रेरणा से किसी प्रकार मैंने परीक्षा की तैयारी की। पूरा समय था जब मैंने एग्ज़ाम दिया। बहुत मुश्किल से गर्मी के दिनों में भी एग्ज़ाम देने जाती थी। खैर, परीक्षा ख़त्म होने के हफ्ते दिन बाद बेटा पैदा हुआ। उसके पहले मेरी सास ही नहीं, पति और देवर भी कहते थे कि हमारे घर में लड़की होने का रिवाज नहीं है, हमारे घर तो लड़के ही होते हैं, लड़कियां चाहिए भी नहीं। इन बातों को सुनकर मुझे बहुत घबराहट होती। मैं मम्मी से कहती, मम्मी यदि लड़की हो जाए तो ये लोग लड़ाई करेंगे। मम्मी परेशान हो जाती। मुझे पीहर आने नहीं दे रहे थे, पर मैं जिद करके आ गई थी। बेटा हुआ तो उन्हें सूचित किया। 5 मिनट के लिए सिर्फ सासू माँ आई और कोई आया नहीं। ना कोई खर्चा किया, ना कोई फंक्शन। मम्मी पापा ने ही सारे खर्चे उठाए। मुझे विदा करते समय भी मम्मी ने बहुत कुछ दिया। मम्मी नौकरी करती थी, बावजूद छुट्टी लेकर सब कुछ करना पड़ा, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। ससुराल वाले आकर मुझे लेकर गए। बच्चा रोता तो उसको लेकर पति मुझे खड़े रहने को बोलते। इन परिस्थितियों में मनीष का ट्रांसफ़र छोटे गांव में हो गया। वे मुझे वहां लेकर गए। यह ट्रांसफ़र मनीष ने जानबूझकर कराया था ताकि मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी में ना जा सकूं। वहाँ रोज़ मुझसे लड़ाई करते। सुबह ठंड के दिनों में 4 बजे उठकर नहाने को कहते। आज यह है, आज वह है, रोज़ कुछ ना कुछ होता और मुझे भोर में उठने को मजबूर करते। मुझे बहुत एसिडिटी होती थी। डॉक्टर ने मुझे खाली पेट रहने को मना किया, पर मैं क्या कर सकती थी? हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता आया है। तुम कोई अनोखी हो क्या? तुम्हें अपने पढ़ाई का बहुत घमंड है। मैं जब भी अपनी मम्मी को चिट्ठी लिखती तो मनीष कहते कि मैं पोस्ट कर दूंगा। मुझे लगता वह कर देंगे, मगर मम्मी ने मुझे बताया कि उनके पास कोई चिट्ठी नहीं आई। मम्मी को कोई चिट्ठी भेजती तो ऑफिस के पते पर पोस्ट करने को कहा जाता। मैंने कहा कि घर के पते पर मंगाओ तो मनीष कहते कि यहाँ पर ठीक से पोस्टमैन नहीं आता। मम्मी के पत्रों को भी मुझे नहीं दिया जाता। मेरे पत्रों को भी ऐसा संदूक में बंद करके ताला लगा जाते, इसका तो मुझे पता ही नहीं था। एक दिन मनीष ताला लगाना भूल गए। मैंने जो उसे खुलकर देखा तो सारे पत्र उसमें ही थे। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने मनीष को ऑफिस से आते ही कहा तो मुझे वह गालियाँ देने लगा और बाहर से ताला लगाकर कहीं चला गया। फिर मैंने पड़ोसियों को आवाज़ दी और बोली, मेरा पति मेरे सोते समय ताला लगा कर चले गए। अब उनके आने में देरी हो रही है, बच्चा रो रहा है, अब प्लीज़ आप ताला तोड़ दो। कोई सज्जन पुरुष थे,
उन्होंने ताला तोड़ दिया और मैं उन्हें शुक्रिया कहकर जयपुर आ गई। मम्मी पापा मुझे देखकर दंग रह गए। मेरी मम्मी को तो बहुत गुस्सा आया, वे खूब चिल्लाने लगी। पापा मेरे सहनशील व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, निधि के ससुराल में सूचित कर देता हूँ, ऐसे मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं। ससुराल वालों ने अपनी बेटे की गलती को मानने के बदले मेरी सहनशीलता को दोष दिया। खैर, हमने कुछ नहीं किया। पापा बोले, ऐसी स्थिति में बेटी को हम बीएड कराकर पैरों पर खड़ा कर देते हैं। मैं बीएड की तैयारी में लग गई। मनीष का पत्र आया कि तुम आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जब उन्हें पता लगा कि मैं बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ तो उन्होंने मनीष को हमारे घर पर भेजा। अब मैं ठीक रहूँगा, तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी भी करने दूंगा, मनीष कहने लगा। तब मैंने कहा, बगैर बीएड किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मनीष उस समय तो यहाँ से चले गए, फिर जहाँ नौकरी करते थे वहाँ के ज़िले में कोर्ट केस कर दिया। मेरी पत्नी को मेरे साथ आकर रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ वह मेरे साथ रहे। सब लोग कहने लगे, वह इतना ख़राब तो नहीं है, उसने कोई लांछन नहीं लगाया है तुम्हारे ऊपर। मेरे घर वालों ने भी कहा कि हम भी ठीक ठाक ही जवाब दे देते हैं, ऐसे रिश्ते को तोड़ना ठीक नहीं है। एक बच्चा भी हो गया है। मैं कोर्ट में गई, आमने सामने देखकर समझौते की बात करने लगा। वकील भी बोले यह ठीक रहेगा। उस समय मनीष ने सारी बातें मान ली। तब सारे रिश्तेदारों ने मुझे समझाया। जब तक मैंने बीएड किया पापा बहुत नाराज़ होते। मुझे लगता कि इन सब का कारण मैं ही हूँ। मुझे खुद पर शर्म महसूस होती। फिर भी मैं मनीष के साथ जाने को तैयार नहीं थी। पर मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। कुछ लोग भी बीच में पड़कर मुझे समझौता करने के लिए मजबूर करने लगे। मेरे पापा की हालात भी ठीक नहीं थे। उसका दोस्त भी, मेरा भाई मुझ पर ही मरना चाहता था। मेरा बीएड पूरा हो चुका था और मनीष ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे प्रदेश में करा लिया था ताकि दोनों फैमिली का हस्तक्षेप ना रहे। मुझे नौकरी करने की परमिशन मिल गई थी। शहर भी बड़ा था तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई। वहाँ पर मुझे तुरंत नौकरी मिल गई। अच्छी नौकरी थी। मेरा बेटा भी मेरे साथ ही जाने लगा। पर मनीष अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हर एक बात पर लड़ाई झगड़ा करना, बात बात पर हाथ उठाना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। अब मैं माँ को पत्र लिख सकती थी। स्कूल जाने से मेरा मन भी बदल गया था। इन बातों को मैंने बड़ा नहीं लिया। मैंने भी सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इस बीच मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई। एक बार तो गर्भपात करा दिया। जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो गर्भपात कराने के लिए मैंने मना कर दिया। पापा को लगता कि मम्मी मुझे ससुराल में रहने नहीं देती, पर ऐसी बात नहीं थी। पापा और मम्मी के बीच में तकरारें होने लगीं। मम्मी मेरी बहुत चिंता करती। मुझे सर्विस करने की परमिशन तो दे दी, पर जॉइंट अकाउंट में पैसा जमा होता था जिसे मैं ही निकाल नहीं सकती। मनी सब लेकर खर्च कर देते, मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे अपने खर्च के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता। घर की सारी ज़रूरतें मेरी सैलरी से ही पूरा करते। कह दूँ तो लड़ाई झगड़ा होता। जब डिलीवरी कराने की बात आई फिर पीहर ही गई। माँ बाप तो मजबूर थे। एक बच्चा और पैदा हो गया। अब हम 4 लोग हो गए। इस बीच पापा का देहांत हो गया। मम्मी पढ़ी लिखी सक्षम थी, पर भैया ने घर की बागडोर अपने हाथों में ले ली। मम्मी ऐसी परिस्थितियों में डिप्रेशन में रहने लगी। मुझे लगा ऐसी परिस्थिति में मैं यहाँ से चली जाऊँ तो ज़्यादा ठीक है। मनीष तो बुला ही रहे थे। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आप मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। आप समझदार हो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने आप को संभाल लूँगी। आप मेरी चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ, आप अपने आप को संभालो। मम्मी धीरे धीरे अपने आप को संभालने लगी, पर मैंने कोई भी शिकायत मनीष की मम्मी से नहीं की। मेरी तकलीफ़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती रहीं। मनीष का ट्रांसफ़र अलग अलग जगह पर होता रहा। मुझे कई बोल्ड स्टेप उठाने पड़े। मैं जहाँ जाती थी मुझे नौकरी आराम से मिल जाती थी, अतः नौकरी को ही अपना मनोरंजन समझकर मैं बराबर काम करती रही। मनीष तो वैसे ही रहें। अभी तक झाड़ू नहीं लगी, आज सिर क्यों नहीं धोया? तुम्हारे संस्कार ठीक नहीं हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। सुबह उठते ही पहले नहाना चाहिए, फिर रसोई में जाना चाहिए। अब मैं स्वयं 40 साल की हो गई थी। मेरी मम्मी के बारे में ही बोलते रहते हैं कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया।
अब तो मेरी बहू आने के दिन आ रहे हैं, पर क्या करूं? मुझे 7 बजे सुबह स्कूल के लिए रवाना होता है। मैं नहा धोकर खाना बनाती तो पसीने से तरबतर हो जाती। ऐसी स्थिति में स्कूल जाना मुश्किल हो जाता, मगर यह बात उनके दिमाग में नहीं आती। मनीष अब भी, जब मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, यही कहते हैं कि मेरा दिया खाती हो, शर्म नहीं आती, निकल जाओ मेरे घर से। अब निकल कर कहाँ जाऊँगी? मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको बीच मझधार में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? बच्चों को तो मम्मी की आवश्यकता है ना, मेरे भी अपने कर्तव्य है ना। मैं दोनों बच्चों का खर्चा स्वयं वहन करती हूँ, इसके बाद भी मेरी इंसल्ट करता रहता है। मैं समाज से नहीं डरती, उसे जो कहना है कहे। मुझे अपने बच्चों की चिंता है। कोर्ट केस तलाक, इन सब के बीच में जो होशियार और होनहार बच्चे हैं, उनका भविष्य मैं खराब नहीं करना चाहती। यही सोचकर मैं साथ रह रही हूँ। जैसे ही मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो सोचती हूँ मैं अलग हो जाऊंगी। उस समय भी मेरे लिए संभव होगा, यह मैं वक्त पर छोड़ती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आजकल ऐसा नहीं होता, पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। अब मैं उन्हें क्या कहूँ? अब भी समाज में ऐसी बहुत लड़कियाँ हैं जो खून के आंसू रोती हैं, पर दुनिया में अपने को प्रसन्न दिखाती हैं। उसी में से मैं भी एक ही हूँ। जब तक समाज की सोच में बदलाव नहीं आता, लड़कियों के साथ ऐसा होता रहेगा। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।